बच्चों, कक्षा 12 की विषय चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 2 का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्याय 2 राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी चित्रशैली या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से है, जिसमें राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा के विषय में जानकारी दी गई है, जिसको पढ़ाते समय हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थानी शैली क्या है। राजपूत राजाओं की छत्रछाया में राजस्थान की सीमाओं में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली या राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। मैंने आपको इसमें बताया कि राजस्थानी शैली का विकास 4 संभागों या 4 स्कूलों में हुआ। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ में हुआ। इनका वर्तमान में क्या नाम है वो भी मैंने बताया आपको कि मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर, हाड़ौती को वर्तमान में कोटा बूंदी और ढूंढाड़ को वर्तमान में मेवात या जयपुर के नाम से जाना जाता है। ये अपनी भौगोलिक क्षेत्रगत विशेषताओं के आधार पर अलग अलग शैलियों के रूप में पढ़ी जाती हैं। राजस्थानी शैली को पहले राजपूत शैली के नाम से जाना गया और वो सर्वप्रथम राजपूत शैली के नाम से पुकारने वाले जो इतिहासकार थे वो आनंद कुमार स्वामी थे। उसके बाद इसे राजस्थानी शैली कहा गया और राजस्थान का भी पहले नाम राजपूताना था और आगे चलकर राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान के रूप में या शब्द के रूप में डॉक्टर कर्नल टॉड ने उपयोग में लिया। उसके बाद इसे राजस्थान कहा गया। तो राजस्थानी जो शैली है उस राजस्थानी शैली में अपन ने अध्ययन किया है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। इन शैलियों में अपन ने आने वाले क्षेत्र थे उनका भी अध्ययन किया, जिनको उन शैलियों की उपशैलियों के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद इस शैली की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन किया, विषयों का भी अध्ययन किया और पेंटिंगों का भी अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर भी आपको अध्ययन कराया जा रहा है या अपन अध्ययन कर रहे हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चनों में जो मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को बनाकर, इन बिंदुओं को लेकर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, शॉर्ट प्रश्न बनाए हैं, जिनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे इससे पहले जो अध्ययन किया है उन प्रश्नों से आगे आने वाले कुछ प्रश्न और बनाए हैं, जिनमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है कि राजस्थानी शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को अधिक बनाया गया और कृष्ण लीला से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का चित्रण यहाँ के कलाकार ने प्रमुखता से किया है, जिनमें जैसे गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, रसिक प्रिया है, इस तरह रामायण है, आर्ष रामायण है, इस तरह के ग्रंथों का अंकन किया है, चित्रण किया है। तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में मैंने बताया कि ये किसकी रचना है। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छांटकर मेरे प्रश्न बनाए हैं। जी देखिए, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है गीत गोविंद। रसमंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त की कृति रसमंजरी है। वैसे इसको अपन पहाड़ी शैली में पढ़ेंगे। ये भानुदत्त की कृति है, ये जो रसमंजरी जो पहाड़ी शैली में अधिकतर चित्रांकन की गई थी इसको। अगला है केशव की एक प्रमुख रचना का शीर्षक लिखिए, रसिक प्रिया केशव की प्रमुख रचना रही है। ललित ललाम और रसराज किसकी रचना रही है? कवि मतीराम की रही है ये। ठीक है भाई। इसके बाद बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। लघु चित्रण से तात्पर्य लिखिए। ये वैसे लघु चित्रण को आपको मैं जूनियर में भी बता चुका हूँ। लघु चित्र किसे कहते हैं? छोटे आकार वाले चित्रों को लघु चित्र कहा जाता है, अर्थात पुस्तक चित्रों को लघु चित्र कहा जाता है। ये वसली पर बनाए जाते हैं। वसली कहते हैं कागज़, और कागज़ एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है जिसकी कई तह, कई परत
एक साथ गम की सहायता से चिपका ली जाती हैं और चिपकाने के बाद उसे चित्रण भूमि के रूप में तैयार कर लिया जाता है, सीट के रूप में तैयार किया जाता है, उसे वसली चित्र कहा जाता है। तो वसली चित्रों को क्या कहेंगे? लघु चित्र। जो लघु चित्र राजस्थानी शैली से पहले भी लघु चित्रों का अंकन जैन शैली, पाल शैली में हुआ है और उसके बाद राजस्थानी शैली के बाद में भी पहाड़ी शैली और दक्षिणी शैली में भी लघु चित्रों का अंकन हुआ है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला प्रश्न है वसली क्या है? वसली से तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, एक प्रकार का कागज़ होता है। वैसे मैं आपको और भी साधारण तरीके से बताऊं, वसली एक ब्राउन कलर का जैसा पेपर होता है जो एक तरफ से चिकना होता है और एक तरफ से थोड़ा सा उसी स्पेस उसका खुरदरा टाइप होता है। इस पेपर को लेते हैं और चित्रण के लिए इसे विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए कलाकार क्या करता है? 1, 2, 3 या 4 तक की परतों को एक साथ चिपका लेता है। ये कागज़ की परत, जो कागज़ का एक पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को चिपका लेता है ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे चिपकाने के बाद इसे तैयार करता है, वह वसली कहलाती है। जो क्या है कि पुस्तक चित्र के रूप में काम आती है, जो लघु चित्रों में काम में उपयोग में ली जाती है चित्रण धरातल के रूप में, उसे वसली कहा जाता है। देखिए, वसली एक प्रकार का कागज़ होता है जिसकी कई तह कह सकते हो, मतलब परत कह सकते हो, एक साथ चिपका कर चित्रण के धरातल के रूप में तैयार किया जाता है, वह वसली कहलाती है। अगला प्रश्न है पिछवाई पेंटिंग का चित्रण धरातल और चित्रण विषय क्या रहा है? आपको मैंने ये पढ़ाया है और आपके समझ बैठ रहा होगा शायद ये, और आपको स्मरण, जैसे पिछवाई का नाम आते ही आपको स्मरण भी हो गया होगा कि पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली में पढ़ी अपन ने। पिछवाई पेंटिंग अपन ने पढ़ी मेवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली नाथद्वारा में, और नाथद्वारा में पिछवाई पेंटिंग आपने पढ़कर ये देखा कि पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं। नाथद्वारा में मैंने आपको बताया श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, और वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए उसके पीछे कपड़ों पर पर्दे के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रों को चित्रित कर टांका जाता है, जिनको पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। अब ये पिछवाई पेंटिंग को मैंने यहाँ प्रश्न बदल दिया है और बदल कर ये बता दिया पिछवाई पेंटिंग किस धरातल पर बनाई जाती हैं, अर्थात कपड़े पर बनाई जाती हैं, किस विषय पर आधारित बनाई जाती हैं, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख चित्रण धरातल और चित्रण विषय हो गए हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है राजा राम सिंह द्वितीय को शेर का आखेट करते हुए शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? यह कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है भाई। किशनगढ़ शैली का कौन सा समय कला विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल रहा है? वैसे मैंने आपको इसको पहले भी बता दिया। किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा की गई थी और वह किशनगढ़ कहलाया। और किशनगढ़ की जो कला है, उस कला का विकास जो अधिक हुआ है वो राजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो उसका समय रहा है 1735 से 1770 ईस्वी के मध्य का काल स्वर्ण काल कहलाता है। किसका? किशनगढ़ शैली का। सन 1800 में चित्रित दशहरा दरबार कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ये आपको जोधपुर शैली लिखा रखा है पहले ही। जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है जो राजा भीम सिंह के समय बनाया गया था। ठीक है। इस तरह के मोस्ट प्रश्न या कोई इसमें पॉइंट है, उन पॉइंटों को मैंने नोट करके आपको प्रश्न के रूप में बताया जा रहा है। 67 नंबर, पौराणिक आख्यानों पर आधारित कोटा शैली का राम के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र किसके समय का प्रसिद्ध चित्र है? ये राजा उमेद सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है भाई। ये किसके आधार पर है? पौराणिक आख्यानों पर आधारित। ये आपको याद रखना होगा। हो सकता है इस शीर्षक को दे दिया जाए और शीर्षक को देने के बाद कह दिया जाए कि ये कौन सी शैली का पौराणिक आख्यानी पर आधारित चित्र है, तो अपन लिखेंगे इसमें कौन सी, ये महाराजा उमेद सिंह यानी कोटा शैली में अंदर चित्रांकन कार्य किया गया है इसको। तो महाराजा उमेद सिंह के समय प्रसिद्ध चित्र है ये। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, महाराजा प्रताप सिंह 1596 के काल की प्रसिद्ध कृति डोला मारू मेवाड़ शैली की वर्तमान समय में कहाँ सुरक्षित है? मतलब ये मेवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? डोला मारू। ये डोला मारू का चित्र वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है या कहाँ पर है, कहाँ देखा जा सकता है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में देखा जा सकता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्रों में दीपक राग
मतलब बूंदी शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है ये दीपक राग, जो प्रारंभिक चित्रों में से है, बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्रों में से। और भैरवी रागनी वाले चित्रों का रचनाकाल किसके समय का रहा है, और ये चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है या कहाँ देखे जा सकते हैं। बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्रों में दीपक राग, भारत कला भवन वाराणसी, ये भी आपको लिखना है कि भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। और दूसरा होता है भारत भवन कहाँ पर स्थित है, भारत कला भवन वाराणसी में, भारत भवन भोपाल में स्थित है। ये संग्रहालय होते हैं, यह मतलब केंद्र यहाँ पर संग्रहित हैं। तथा भैरवी रागनी नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है, जिनका रचनाकाल राव रतन सिंह के राज्यकाल का माना जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है मतीराम कवि किसके शासनकाल में रहे थे। अभी अपन पढ़ के आ रहे थे मतीराम की दो रचनाएं, एक तो ललित ललाम और एक रसराज। तो ये कौन से समय के, क्या किस समय के, कौन सी शैली के कलाकार हैं, या कौन सी शैली में रहे कवि और कौन सी शैली में रहे। बीकानेर शैली में भाव सिंह के समय मतीराम जैसे कवि रहे, जिसकी रचनाओं ने कला प्रेमियों तथा कलाकारों को प्रभावित किया था। मतलब इन्होंने जो रचनाएं की, उन रचनाओं में दो रचनाएं ललित ललाम और रसराज, और वो रचनाओं ने उस समय के जो कलाकार थे उन कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रभावित किया था। और ये किसके समय बीकानेर में थे, भाव सिंह के समय एक अच्छे कवि के रूप में थे। कौन थे, मतीराम थे। प्रश्न नंबर 71, राजा उमेद सिंह के द्वारा जंगली स्वर का शिकार करते हुए नामक चित्र कौन सी शैली का उत्कृष्ट चित्र है। तो ये उमेद सिंह का नाम आए जब या तो कोटा शैली या बूंदी शैली में से आता है। यह चित्र बूंदी शैली का उत्कृष्ट चित्र है भाई। 72 नंबर, कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको प्राप्त है। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का जो श्रेय प्राप्त है वो राजा राम सिंह को प्राप्त है। ठीक है भाई। अगला है 73 नंबर, राजस्थानी शैली के लघु चित्रों का चित्रण धरातल क्या रहा। राजस्थानी जो लघु चित्र बनाए हैं, राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों को दो धरातलों पर बनाया गया है, एक तो कागज पर और एक दीवारों पर। ठीक है भाई। ये राजपूत राजाओं के शासनकाल में या राजपूत राजाओं की छत्रछाया में विकसित हुई थी, और राजपूत राजाओं को अपने आराध्य देव को प्रसन्न करवाने के लिए उनके चित्र बनवाते थे, और उन चित्रों से अपने राजभवनों को भी सजवाते थे। इसलिए भित्ति चित्रण की परंपरा भी राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से चलती रही है। प्रश्न नंबर 74, गोधूली शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है और यह किस कलाकार के द्वारा बनवाया गया। इस चित्र का निर्माण कब और किसके समय हुआ। तो गोधूली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, गोधूली होता है गायों का जंगल से वापस आने का जो समय होता है शाम को, और उस समय को गोधूली कहते हैं, क्योंकि जब गायें घर वापस आती हैं जंगल से तो वो एक साथ कच्चे रास्तों से आया करती थी, और जब कच्चे रास्तों से आया करती थी तो उनके पैरों से धूल उड़ा करती थी, और धूल उड़ने के कारण उस समय को गोधूली के नाम से जाना गया है। तो गोधूली शीर्षक वाला जो चित्र है वो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसका रचनाकार मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध कलाकार रहा है, जिसका नाम है चौखा। यहाँ चौका कर दिया है मैंने, वैसे चौखा है ये रहा है। इस चित्र का निर्माण 1813 ईस्वी में हुआ, महाराणा भीम सिंह के समय हुआ है, जिसमें गायों का जंगल से घर लौटने का समय का चित्रण किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण है ना, वो कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को जंगल में चराकर वापस घर लौटते हुए को चित्रित किया गया है। 75 नंबर, राजस्थानी शैली का प्रधान चित्रण विषय क्या रहा है। ये आपको मैंने बार बार बताया कि पूरी राजस्थानी शैली में जो प्रमुख चित्रण विषय रहा है, वो प्रमुख चित्रण विषय में अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को रखा गया है। इसलिए राजस्थानी शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण रहा है। आगे इस वैसे मैंने 4 तरह के विषय बता रखे हैं आपको। वैसे राजस्थानी शैली जनप्रतिनिधिता से जुड़ी हुई रही है, जनप्रतिनिधि रही है, इसलिए इसमें जन सामान्य से संबंधित विषयों को भी चित्रित किया गया है, घरेलू व लोक जीवन के चित्रों को भी चित्रित किया गया है, राग रागनी व बारहमासा के चित्रण को भी चित्रित किया गया है, और पौराणिक आख्यानों के चित्रों को भी चित्रित किया गया है। लेकिन इसका प्रमुख जो चित्रण विषय है वो कौन सा है, कृष्ण लीला चित्रण है। प्रश्न नंबर 76, राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक में चित्रकारों के नाम लिखिए। अर्थात राजस्थानी शैली के कोई प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे प्रमुख चित्र हैं, उन चित्रों में से उनका नाम और उनको बनाने वाले कलाकार का नाम। जैसे प्रथम नंबर पर अपन लिखा है बनी ठनी। बनी ठनी का आपको पता होगा, याद आ जाता है आपको, जैसे ही नाम बनी ठनी का आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि बनी ठनी पेंटिंग
मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रही है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको भारतीय मोनालिसा के नाम से ख्याति प्राप्त है, और लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से इसकी तुलना की गई है। इस पर 1973 में भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये अपनी अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध पेंटिंग है। मारवाड़ शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। कौन सी? बनी ठनी। और इसका बनाने वाला कौन है या रचनाकार कौन है? उस शैली का मोरध्वज निहाल चंद नाम का कलाकार रहा है, जो राजा सावन सिंह के समय का प्रसिद्ध कलाकार था। नंबर 2 है शिकार करते हुए राम सिंह द्वितीय। ये कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ढोला मारू मारवाड़ शैली में बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ये मारवाड़ शैली में ढोला मारू, मारवाड़ शैली का भी है ढोला मारू वैसे, और यहाँ बीकानेर कर दिया है। इसके बजाय अपन यहाँ मेवाड़ शैली कर सकते हैं। मेवाड़ शैली का भी प्रसिद्ध चित्र है, दोनों का है। इसे आप गलत मानकर इसे क्या कर लेना, मेवाड़ कर लेना। तो ढोला मारू ये क्या है? रागमाला पर आधारित है, राग रागनी पर आधारित चित्रांकन है। रागनी या रागमाला पर आधारित है ये। इसके बाद गोधुली मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है और चौखा के द्वारा निर्मित चित्र है ये। इस तरह के प्रसिद्ध चित्र रहे हैं राजस्थानी शैली के। तो ये कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। अब ये बनी ठनी का जैसे अपन वर्णन करें तो इसमें क्या है कि एक राजकुमारी को चित्रित किया गया। राजकुमारी क्या? वैसे तो राजा सावन सिंह के समय की दासी थी और आगे चलकर वो राजा सावन सिंह की उपपत्नी बन गई थी। उसका जो चेहरा है, उस चेहरे में मतलब राधा को चित्रित किया गया या राधा के चेहरे पर बनी ठनी को बनाया गया है। तो उस समय का वो चित्र है। ठीक है भाई। इसके बाद राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो राजस्थानी शैली के अंतिम जो प्रश्न है वो राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब राजस्थानी शैली को आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद में आपने महसूस किया है कि राजस्थानी शैली में एक तो है प्रमुख विशेषता में मान लो अपन ले तो यहाँ पर छोटे आकार के चित्र बनाए गए हैं। लघु चित्र व छिन्न आकार वाले या छोटे आकार वाले चित्र बनाए गए हैं। जो चित्र किस पर बनाए गए? एक तो वसली पर और एक दीवार पर बनाए गए। अगर दूसरी विशेषता लें तो राजस्थानी शैली भावना प्रधान शैली रही है, अर्थात अपनी भारतीय कला शैली की जो विशेषता है सेम वही विशेषता राजस्थानी शैली की है, भावना प्रधान। अर्थात इसके जो भी चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में भावाभिव्यक्ति को महत्व दिया गया है। इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो चटकीले और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। अगर कुल पूरी राजस्थानी शैली का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष में पहुंचा जाए तो राजस्थानी शैली में चटकीले और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। वैसे कहीं कहीं जो उपशैलियों में कोई विशेषता आती है, कहीं पे जैसे धुंधले वर्ण योजना का प्रयोग किया कर दिया है या वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार कर दिया गया है, वो अलग बात है। बाकी इसमें चमकीले और चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विषय आते हैं। विषय में मैंने आपको बताया कि यहाँ कृष्ण लीला से संबंधित और पौराणिक आख्यानों के चित्रों को चित्रित किया गया है, जैसे भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया है, इस तरह के ग्रंथों को भी चित्रित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व वाली शैली रही है। ये राजस्थानी शैली है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें जन सामान्य को महत्व दिया गया है। ये दरबार तक ही सीमित नहीं थी, इसलिए इसमें क्या किया है, गृहस्थ जीवन के चित्रों को भी और लोक विश्वासों को भी सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। ठीक है। इसकी जड़ें जनजीवन की सामान्य भूमि में जमी हुई रही हैं। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों की सफल अभिव्यक्ति हो सकी है। ठीक है भाई। इसके बाद अगली विशेषता है राजस्थानी शैली देश काल की अनुरूपता, मतलब देश काल वातावरण के अनुरूप ही इसमें चित्रांकन कार्य किया है। जैसे राजपूती सभ्यता और संस्कृति के इसमें उदाहरण देखे जा सकते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों का जीवन चित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशेष द्रष्टव्य है। ठीक है भाई। ये इसकी प्रमुख विशेषता चल रही है। इसके बाद राजस्थानी शैली में एक चश्मी चेहरों की अधिकता रही है। ये आप नहीं समझ पाएंगे अभी जैसे, वैसे मैं आपको बता दूं। एक चश्मी चेहरा, एक चश्मी चेहरे का तात्पर्य यह होता है कि चेहरे का एक भाग, आधा भाग को बनाना एक चश्मी कहलाता है। 1.5 चश्मी चेहरा आधे से अधिक बनाना 1.5 चश्मी चेहरा कहलाता है, और एक आंख को अधर में लटके हुए बनाना 1.25 चश्मी चेहरा कहलाता है। तो राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में चेहरे को 1 चश्मी चेहरों की अधिकता रही है, लेकिन कहीं कहीं 1.5 चश्मी व 1.25 चश्मी चेहरों का भी अंकन किया गया है। आपको याद रखना है ये। राजस्थानी शैली में विषय विविधता रही है। विषय राजस्थानी शैली की जो प्रमुख विशेषता है उनमें विषय की विविधता रही है, लेकिन विविध विषयों में चित्रांकन करने के बावजूद भी इसमें जैसे कृष्णलीला के चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार अपन ने राजस्थानी शैली को पढ़ा। राजस्थानी शैली की चारों स्कूलों को पढ़ा। स्कूलों में छोटी छोटी विकसित होने वाली उपशैलियों को पढ़ा, और उपशैलियों को पढ़ने के बाद राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध विशेषताएं पढ़ी, राजस्थानी शैली के चित्रित विषय पढ़े, राजस्थानी शैली की प्रमुख
चित्रण मतलब प्रमुख प्रसिद्ध पेंटिंग पढ़ी, और पेंटिंग पढ़ने के बाद राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया और राजस्थानी शैली को अपन ने समाप्त किया है। इसके बाद राजस्थानी शैली समाप्त हो जाने के बाद अध्याय नंबर 3 चलाएंगे, और अध्याय नंबर जो 3 है वो अध्याय नंबर 3 में दक्षिणी शैली से पहले अपन चाहे मुग़ल शैली का अध्ययन कर लेंगे, और मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से वो अगला अध्याय होगा। मुग़ल शैली क्या है, अपने यहाँ राजपूत राजा है, उन राजपूत राजाओं पर 1526 में आकर मुग़ल शासकों ने अधिकार जमा लिया था, और उन मुग़ल शासकों में सबसे पहले आने वाला जो शासक था वो था बाबर, जो 1526 में भारत आया था। और भारत आने के बाद उसने 1526 में पानीपत का युद्ध किया, जिसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर और क्या किया, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और उसके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी और तोप खाने की शक्ति थी, और सैन्य शक्ति और तोप खाने की शक्ति के कारण उसने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी। उसके वंश को मुग़ल वंश क्यों कहा गया, क्योंकि वो पितृपक्ष तैमूर वंशी था और मातृपक्ष चंगेज मंगोल वंशी था। लेकिन वो 1526 में भारत आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल शासकों का प्रवेश भारत में होता है। तो अगले अध्याय में अपन मुग़ल शैली के विषय में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।